वेलकम डियर रॉकर्ट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम और आप देखने जा रहे हैं मॉन्स्टर सीरीज का पार्ट 4। अगर आपने पहले के 3 पार्ट्स को अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, उन्हें देखकर फिर पार्ट 4 को देखिए, तभी आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आएगी। पिछले पार्ट के एंड में हमने देखा कि ली, जेना और एंड्रयू तीनों ही उस एक्सीडेंट स्पॉट पर पहुंच गए थे जहां से उस स्टाफ की गाड़ी नीचे नदी में गिरी थी। एंड्रयू तो ली को चिढ़ाने लगा था कि मुझे डर है कि मैं हारने वाला हूँ, प्लीज मुझे अपनी टीम में ले लो। सब वहाँ से नीचे देख रहे होते हैं। असल में इन सबको लगता है कि स्टाफ ने एक्सीडेंट जैसी सेटिंग की और अपनी गाड़ी को खुद पानी में धकेला, जिससे सबको ये लगे कि वो मर चुका है। असल में उस स्टाफ ने डोडो ग्रुप के रिपोर्ट्स को उनके कॉम्पिटिटर को बेच दिया था, इसीलिए ये लोग उसकी मौत की तहकीकात में लगे हुए हैं। और अब इनको शक है कि अगर वो नीचे गिरा भी होगा तो ज्यादा दूर स्विम करके तो नहीं जा पाया होगा और जरूर किसी न किसी वीडियो फुटेज में जरूर दिखेगा वो। खैर, अब ये लोग मोजो के पास जाकर पूछते हैं कि उस स्टाफ का कोई वीडियो फुटेज है तो दिखाइए, हमें पता तो चले कि वो दिखता कैसा था। तो दोस्तों वो भी इन्हें उसका फुटेज दिखाता है, जिसमें पता चलता है कि वो कुछ ज्यादा ही गोल मटोल आदमी था। मोजो कहता है कि जो टीम सबसे ज्यादा डिटेल्स लेकर आएगी उन्हें ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। अब ये लोग सोच में पड़ जाते हैं कि इसके साइज के हिसाब से तो ये स्विम नहीं कर पाया होगा, लेकिन रोशी उस स्टाफ के वॉच को जूम करके देखती है और बताती है कि ये तो वाटर प्रूफ वॉच है जिसे प्रोफेशनल डाइवर्स यूज करते हैं। और यहाँ से सभी चौंक जाते हैं कि इसका मतलब है कि वो जरूर स्विम करके आसपास की किसी जगह पे पहुंचा होगा। जिना कहती है मैं तुरंत उस एरिया को छान मारने जा रही हूँ। ली उसे डांटता है कि सबके सामने कहने की जरूरत क्या थी। खैर, मैं भी सीसीटीवी कंट्रोल रूम में जाकर देखता हूँ, कहकर दोनों अपनी कार में निकल पड़ते हैं। एंड्रयू क्या पीछे रहने वाला था? अरे कहाँ, वो भी अपनी कार में आ जाता है। जिना सबसे आगे जा रही होती है, लेकिन एंड्रयू और ली बड़ी आसानी से उसे ओवरटेक करके आगे चले जाते हैं। आखिर सभी कंट्रोल रूम पहुंच जाते हैं और उस इलाके के सारे सीसीटीवी के फुटेजेस मांगते हैं। मोजो ने उन्हें पहले से इन्फॉर्म कर दिया था कि ये लोग आ रहे हैं, इसलिए वो इन्हें फुटेज का हार्ड डिस्क दे देते हैं और कहते हैं कि इसको संभाल कर रखना, कहीं कोई वीडियो लीक ना हो पाए। तो देखिए दोस्तों, अब ये क्या करते हैं, फिर तीनों एक कमरे में बैठकर फुटेजेस को देख रहे होते हैं, पर 100 से ज्यादा फुटेजेस होते हैं। एंड्रयू कहता है कि पहले मैं कुछ फुटेजेस देखता हूँ, तुम दोनों आराम कर लेना, फिर तुम लोग देखना और मैं आराम कर लूंगा। इस तरह करते हैं। ली कहता है कि अच्छा, रंग बदलते भेड़िया को मैं पहचानूंगा नहीं क्या? जो भी हो, तीनों मिलकर देखेंगे। जीना और कहती है कि अरे तुम दोनों आराम कर लो, मैं देखती हूँ। पर 2 मिनट में वो बैठी सो जाती है दोस्तों, और ली के कंधे पर सर रख लेती है। वो उसे धक्का देता है तो वो सीधे एंड्रयू को कंधे पर लैंड होती है एंड वो भी उसको दूसरी ओर धक्का दे देता है। लेकिन जिना के सपने में ये सीन कुछ इस तरह से चल रहा होता है कि वो दुल्हन की ड्रेस में है और ली और एंड्रयू लड़ रहे हैं कि ये मेरी वाइफ बनेगी, ये मेरी वाइफ बनेगी। आँख खुलती है तो दोनों ने उसके गाल पे हाथ रखकर उसे स्टॉप किया होता है। जिना चिढ़ जाती है कि इन दोनों ने मेरी कदर नहीं की एंड फिर तीनों साथ मिलकर फुटेजेस देखने में लग जाते हैं। कुछ देर में ली और एंड्रयू सो जाते हैं और दोनों के सर जिना के कंधों पर होते हैं। जिना दोस्तों अब अकेले फुटेजेस देख रही होती है। अचानक एक्सीडेंट स्पॉट से लगभग 5 किलोमीटर की दूर पर एक कैमरा था जिसके फुटेजेस में वही स्टाफ दिखता है। उसने डाइवर्ट सूट पहना होता है और वो पानी से निकलकर एक कार में बैठकर चला जाता है। जिना गाड़ी का नंबर भी नोट कर लेती है। अब सोचते है कि बेटा तुम दोनों ने मुझे अपनी टीम में नहीं लिया था ना, अब दिखाती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। सोचकर वो कार नंबर लेकर चली जाती है। और जब रोशी वहाँ पर पहुँचती है तो दोनों को डांटती है कि अरे तुम्हें यहाँ पर सोने के लिए भेजा गया था क्या? हैं, दोनों चौंक कर उठते हैं तो ना तो हार्ड डिस्क होता है और ना ही जिना ने कार का नंबर लिखा होता है। उसने बस एक नोट छोड़ा होता है कि मैंने उस आदमी को देख लिया है और उसकी गाड़ी का नंबर भी नोट कर लिया है, तुम दोनों आराम से सोते रहना, ओके। अब दोस्तों जिना अपने एक फ्रेंड के पास जाती है जो कि पुलिस में है। वो कार नंबर को चेक करता है, ओहो, तो पता चलता है ये रजिस्टर्ड नंबर है ही नहीं, इसलिए इस गाड़ी को पता लगाना बिल्कुल नामुमकिन है। लेकिन वो प्रॉमिस करता है कि आसपास के इलाके में मैं चेक करवाता हूँ और देखता हूँ ये गाड़ी किसने देखी है या फिर नहीं। यहाँ से सीधे उसी नंबर प्लेट वाली कार को दिखाते हैं जो ब्रिज के नीचे खड़ी होती है दोस्तों। और तब एक आदमी वहाँ पर आता है और गाड़ी के अंदर बैठे आदमी को रॉबिन के नाम से बुलाता है। तभी गाड़ी का ग्लास नीचे उतरता है और उसके अंदर बैठा आदमी कहता है कि मुझे उस नाम से मत बुलाओ, मैंने अपना नाम कब का बदल लिया है तुम्हें पता नहीं है क्या, और मेरा नाम जॉय है। और यहाँ पर रिवील होता है कि रॉबिन ही वो स्टाफ है जिसने अपने एक्सीडेंट का ड्रामा किया था। इसी ने डोडो ग्रुप की रिपोर्ट्स उसके कॉम्पिटिटर को बेची थी। फुटेज में ये मोटा था, लेकिन अब लगता है इसने अपना हुलिया ही चेंज कर लिया है। और ये आदमी जो उससे बात कर रहा है ना, ये डोडो ग्रुप के कॉम्पिटिटर कंपनी का लॉयर है दोस्तों, जिसका नाम है चार्ल्स। इसी ने रॉबिन को पैसे देकर डोडो ग्रुप के रिपोर्ट्स को इलीगली खरीदा था। अब वो भी रॉबिन को एक मोटी रकम देकर कहता है कि ये एक लास्ट टाइम है, इसके बाद तुम्हारा और मेरा कोई कनेक्शन नहीं होगा, समझे। मुझसे एक और बात याद रखना, और पैसों की उम्मीद तो मत करना, गुड बाय। ये कहकर वो रॉबिन को भेज देता है। रॉबिन तो बड़े मजे से पैसे लेकर निकल जाता है। और रास्ते में ट्रैफिक सिग्नल पर एक कैमरा होता है जो उसकी गाड़ी के नंबर प्लेट को आइडेंटिफाई कर लेता है और तुरंत सारे पुलिस स्टेशंस को अलर्ट मिल जाता है।
कि ये गाड़ी इस जगह पे है। आखिर दोस्तों पुलिस उसको पकड़ लेती है। जिना का फ्रेंड तुरंत जिना को बता देता है और वो जल्दी से पुलिस स्टेशन की ओर निकलती है। इसी बीच ली और एंड्रयू को लगता है कि जिना जरूरी पूछताछ करने किसी पुलिस स्टेशन में गई होगी, इसलिए वो सियोल के हर पुलिस स्टेशन में जाते हैं। एक पुलिस स्टेशन में जब वो बाहर आते हैं तो जिना वहाँ पहुँच जाती है एंड उन्हें देखकर जिना चौंक जाती है और पूछती है, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें कैसे पता चला कि उस स्टाफ को अरेस्ट कर लिया गया है? अब ये दोनों चौंक जाते हैं कि अच्छा वो आदमी अरेस्ट भी हो गया। अरे यार, तो क्या मैंने बेवजह अपना मुंह खोल दिया? इन्हें तो पता ही नहीं था। खैर दोस्तों वो आगे कहती है, मैंने ही उस नंबर प्लेट को पता लगाया था, इसलिए पहले मैं जाऊंगी और बोनस पॉइंट्स भी मुझे मिलेंगे। कहकर वो पुलिस स्टेशन को एंटर करने वाली होती है, लेकिन ली उसको झट से गले लगा लेता है और कहता है, तुम तो मेरी टीम में हो ना, तुम्हारे बिना टीम सूनी सूनी हो गई है, पता है तुम्हें? और ये तो छोड़िए, पीछे से एंड्रयू भी उस पर झपट पड़ता है कि नहीं नहीं नहीं, तुम तो मेरी टीम की जान हो, पहचान हो, सम्मान हो, सब कुछ तुम हो। जिना दोनों को धक्का देकर पुलिस स्टेशन के अंदर जाती है, पर वो वहाँ बैठे रॉबिन को देखकर कहती है, नहीं 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 नहीं, ये तो वो आदमी नहीं है, वो तो बहुत मोटा था। पुलिस वाला कहता है कि देखिए वो नंबर प्लेट वाली गाड़ी ही नहीं की है, समझे? फिर वो रॉबिन से पूछता है, क्या आपने ये गाड़ी सेकंड हैंड खरीदी थी क्या इस आदमी ने आपको ये गाड़ी बेची थी? कहकर वो रॉबिन को उसी का फुटेज दिखाता है एंड वो भी झूठ बोलता है कि हाँ इसी आदमी ने मुझे गाड़ी बेची थी। वैसे क्या इस आदमी ने कोई जुर्म किया था जो आप पूछताछ कर रहे हैं? अब दोस्तों पुलिस ऑफिसर तो उसका फिंगरप्रिंट लेना चाहता है, लेकिन उसकी उंगलियों पर ऐसे घाव होते हैं कि फिंगरप्रिंट लिया ही नहीं जा सकता। रॉबिन कहता है, देखिए मैं एक कारपेंटर हूँ, इसलिए मुझे ऐसी चोट लगती रहती है। अब पुलिस ऑफिसर कहता है, आपने अनरजिस्टर्ड नंबर यूज करके गाड़ी चलाई है, इसलिए जब तक वो आदमी नहीं मिल जाता जिसने तुम्हें ये कार बेची थी, तुम्हें लॉकअप में रहना पड़ेगा। और दोस्तों फिर क्या था, इन तीनों का प्लान हो जाता है फ्लॉप। यहाँ से इनकी क्लास को दिखाते हैं, जहाँ जेजे बताता है कि कल शाम तक हर टीम की रिपोर्ट्स हमें मिल जानी चाहिए। हमने डोडो ग्रुप की तरफ से इस केस को एनालाइज किया है, जिस टीम का रिपोर्ट हमारी रिपोर्ट से मैच करेगा उसे ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, वरना उस टीम को कोई पॉइंट नहीं मिलेंगे। असल में जेजे ने पहले से ही एंड्रयू को पेन ड्राइव में सारे केस डिटेल्स को दे दिया था और जाहिर है एंड्रयू ही जीतेगा। खैर इन्हें कल शाम 6 बजे के अंदर अपने रिपोर्ट्स देने होंगे। फिर जिना तो बहुत सारे चॉकलेट्स लेकर पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस ऑफिसर्स को दे देती है। इसी बहाने वो पूछ भी लेती है कि इस केस में कुछ और पता चला है क्या? वो कहते हैं कि फिलहाल तो नहीं, पर आपको तो अपनी कंपनी को कल शाम तक रिपोर्ट्स देने हैं ना। अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिली तो सबसे पहले आपको ही कॉल करूंगा मैं। दूसरी ओर पैनी को दिखाते हैं दोस्तों, जो आई-1 कंपनी के ओनर से मिलने चाहती है। असल में दोस्तों जेजे का प्लान ये है कि वो किमी के पिता नेल की मदद से आई-1 कंपनी के ओनर को धमकाकर उसकी कंपनी को खरीदने की सोच रहा है। अगर वो आई-1 को खरीदने में सफल हो गया तो उन्हें इस केस में अपने कॉम्पिटिटर के खिलाफ प्रूफ मिल जाएगा और वो इस केस को जीत जाएंगे। लेकिन पैनी आई-1 के ओनर से मिलती है और कन्विंस करती है कि आप अपनी कंपनी डोडो ग्रुप को बेचने के बजाय उसके कॉम्पिटिटर को बेचिए, जो आपकी कंपनी का ज्यादा दाम देने के लिए तैयार बैठे हैं। तब ली वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि सर मैं नेल को अच्छी तरह जानता हूँ, उन्होंने हमें यहाँ भेजा है क्योंकि वो चाहते हैं कि आप डोडो ग्रुप को अपनी कंपनी ना बेचे। कहकर वो चला जाता है। अब ओनर परेशान हो जाता है कि इसे कैसे पता चला कि मैं कंपनी बेचने वाला हूँ। तब पैनी को एक कॉल आता है। भाई साहब ज़ोपी में मैंने लूडो खेल लिया, 25,000 रुपए जीत लिए बैठे बैठे, और जीता हुआ पैसा तुरंत अकाउंट में भी आ गया। कॉल के बाद वो आई-1 के ओनर से कहती है, सर अगर आप डोडो ग्रुप को अपनी कंपनी बेचोगे तो नुकसान आपका होगा, इसलिए आप उनके कॉम्पिटिटर को अपनी कंपनी बेचिए। और दोस्तों अब आई-1 का ओनर नेल के नाम से जरा डर जाता है क्योंकि वो एक पावरफुल पॉलिटिशियन बन चुका था, इसलिए वो डोडो ग्रुप के कॉम्पिटिटर को ही अपनी कंपनी बेचने का फैसला कर लेता है। दूसरी ओर जिना पुलिस स्टेशन में सो गई थी क्योंकि उसे लगता है कि पुलिस किसी भी वक्त सच का पता लगा लेगी और सबसे पहले इस तरह उससे ही इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उसे एक सपना आता है, जब जिना छोटी थी तो एक फायर एक्सीडेंट में उसकी माँ की डेथ हो गई थी। उसके बारे में सोचकर वो नींद में अपनी माँ का नाम ले रही होती है। तब ली वहाँ पर आता है और तब उसको एक बात याद आती है। जब ली देख नहीं सकता था और जिना उसके घर में काम करती थी, तो एक दिन ली ने जिना से पूछा कि तुम कैसी दिखती हो, क्या तुम खूबसूरत हो? जिना ने कहा था नहीं। अच्छा तो तुम क्या बदसूरत हो? जिना ने कहा कि नहीं मैं बदसूरत भी नहीं हूँ। और इस पर ली ने कहा था कि क्या मैं तुम्हारे चेहरे को छू सकता हूँ? जिना ने मना किया तो ली ने कहा था इसका मतलब तुम जरूर बदसूरत होगी, इसलिए छूने नहीं दे रही। और तब उस समय जिना ने कहा था कि ठीक है छू लो। तब ली ने जिना के चेहरे को छूकर फील किया था दोस्तों। अब भी वो जिना का चेहरा टच करने की कोशिश करता है ताकि वो जान पाए कि ये जिना है या नहीं, क्योंकि जिना तो यहाँ किसी और नाम से आई है ना, इसीलिए। लेकिन अचानक जिना जाग जाती है और कहती है क्यों गुरु, तुम्हें भी लॉकअप में बंद होना है क्या? ली कहता है नहीं मैं तो यूं ही देख रहा था। जिना कह देती है कि ध्यान से सुनो, अगली बार मेरे चेहरे पे हाथ रखने की कोशिश की तो तुम्हारे चेहरे पे मेरी लात होगी, समझे? कहकर वो मुंह धोने जाती है। तब ली रॉबिन के पास जाता है जो लॉकअप में बंद है और कहता है मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। और वो कहते हैं मुझे नींद आ रही है, तुम जाओ। अच्छा तो क्या आप मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? रॉबिन को दोस्तों गुस्सा आ जाता है। तब ली उसके चश्मे को नोटिस करता है और पूछता है सर यह आपने बिना लेंस का चश्मा क्यों पहन रखा है? वो कहता है तुमसे मतलब, जाओ वरना बहुत बुरा होगा।
अब यहाँ दोस्तों ली को इन पर शक होने लग जाता है। अगले दिन शाम को सभी अपनी रिपोर्ट्स सबमिट करने में लगे होते हैं। एंड्रयू तो बिना मेहनत किए जेजे के दिए हुए पेन ड्राइव से डिटेल्स निकाल कर रिपोर्ट बना लेता है और सबसे पहले सबमिट भी करता है। फिर ली की टीम रिपोर्ट देती है तो मोजो कहता है कि तुम इतना लेट क्यों आए, सिर्फ 1 मिनट बचा है, थोड़ी सी भी देर हो जाती तो मैं रिपोर्ट नहीं देता। तब ली कहता है सर मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। मोजो कहता है अगर बहुत जरूरी है तो ठीक है, वरना मेरा टाइम वेस्ट मत करो। ली कहता है कि बात को सुनोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। यहाँ से अगले दिन इनकी दी हुई रिपोर्ट्स के हिसाब से रैंकिंग्स दी जाती है इनको। फर्स्ट रैंक पर फिर से ये एंट्री होता है, जाहिर है उसे कंपनी का रिपोर्ट मिला था, इसी वजह से वो फर्स्ट पर आया है। ली अब दोस्तों 9th रैंक पर चला गया है। जेजे कहता है कि यही फाइनल रिजल्ट है, टॉप 8 रैंक्स को ही अगले पड़ाव पर भेजा जाएगा। लेकिन तब मोजो वहां पर आकर कहता है कि देखिए घबराने की जरूरत नहीं है, ये टेम्पररी रैंकिंग्स है। वैसे असल में कोर्ट में सेकंड हियरिंग के बाद जो रिजल्ट होगा उसके आधार पर मार्क्स भी बदलेंगे, इसलिए ये फाइनल रैंकिंग नहीं है। यह सुनकर जेजे चौंक जाता है और यहाँ फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि शाम को ली ने मोजो से एक जरूरी बात कही थी। उसने कहा था कि जेजे एंड्रयू की मदद कर रहा है। उसने कंपनी की रिपोर्ट्स की डिटेल्स एंड्रयू को दे दी। उस समय मोजो पूछता है कि ये तुम कैसे कह सकते हो। ली ने कहा था कि आप रिपोर्ट्स देखेंगे तो पता चल जाएगा। एंड्रयू की रिपोर्ट आपकी कंपनी की रिपोर्ट से ज्यादातर मिलती जुलती होगी। अगर एंड्रयू ने खुद इन्वेस्टिगेट किया होता तो वो एकदम डिट्टो रिपोर्ट नहीं दे पाता। यही नहीं, मैंने उन दोनों को बात करते हुए सुना भी था। और दोस्तों इसी वजह से मोजो कह रहा था कि ये फाइनल रिजल्ट नहीं है। अब जेजे तो उस पर भड़क जाता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, तुम होते कौन हो। मोजो कहता है मुझे लगता है कि एंड्रयू को चीटिंग करके हर राउंड में फर्स्ट आ जाता है। कोर्ट में सेकंड हियरिंग का फैसला आने दीजिए, फिर अनाउंस करेंगे फाइनल रिजल्ट को। अब एंड्रयू ली को चिढ़ाता है कि क्यों दोस्त 9th रैंक में जाकर कैसा लग रहा है तुम्हें। पर ली कुछ नहीं कहता दोस्तों, उसको सब पता है। लेकिन अब ली की टीम ठान लेती है कि यहाँ चाहे वो पास हो या फेल, अगर वो थोड़ी और इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो असलियत का खुद ब खुद पता लगा सकते हैं और उसी के आधार पर वो कोर्ट का फैसला भी बदल सकते हैं। और इसी इरादे से वो केस को और स्टडी करने लगते हैं। और एंट्री की टीम तो जीतने की खुशी में क्लब में यहाँ देखो कितना एंजॉय कर रही है। यहाँ से डोडो ग्रुप के चेयरमैन के घर को दिखाते हैं, जहाँ चेयरमैन, उसकी वाइफ और नेल बैठे होते हैं। तब वहाँ पर जेजे और किमी भी आते हैं। असल में चेयरमैन नेल के इन्फ्लुएंस को यूज करके ही आई1 कंपनी को खरीदने जा रहा है। नेल कहता है कि अरे आप फिक्र मत कीजिए, आई1 कंपनी अब आपकी हुई समझो। पर दोस्तों ये लोग नहीं जानते कि आई1 का ओनर अपनी कंपनी इनके कॉम्पिटिटर को बेचने वाला है। नेल की मदद के बिना ये डीलिंग तो हो नहीं सकती, इसलिए चेयरमैन ने उसे और जेजे को भी इनवाइट किया था। वो सबको अंदर बुलाता है। जेजे तो चौंक जाता है कि इसे तो मेरे पास बैठकर खाने में तकलीफ थी, लेकिन अब मुझे खाने के लिए इनवाइट भी कर रहा है। वाह। चेयरमैन कहता है कि तुम मेरी कंपनी के लॉयर हो और नेल ने मुझे बताया कि आई1 कंपनी को कन्विंस करने में तुम्हारा भी हाथ था, इसलिए ज्यादा मत सोचो, आओ खाना खाते हैं। जेजे बड़ा खुश होता है कि आखिर चेयरमैन ने उसको एक बढ़िया दर्जा दिया। दूसरी ओर ली की टीम बार बार रॉबिन का फुटेज देख रही होती है। अब जीना तो तंग आ जाती है कि बार बार देखने से कुछ ज्यादा तो दिखेगा नहीं इसमें। लेकिन ली कहता है कि अगर मुझे इस आदमी की आवाज मिल जाए तो मैं सच का पता 2 मिनट में लगा लूंगा। असल में दोस्तों ली को शक हो गया था कि जो आदमी लॉकअप में है वही रॉबिन है, जो कि इस वीडियो में है। एंड इस फुटेज में उसकी आवाज तो है नहीं। ली कहता है कि इसमें नहीं है तो क्या हुआ, उस दिन कैफेटेरिया में बैठे लोग उसकी वीडियो बना रहे थे, शायद उनमें से किसी ने वीडियो रिकॉर्ड की होगी और उसकी आवाज भी उसमें जरूर रिकॉर्ड हुई होगी। हीरो कंपनी में जाकर एक स्टाफ से उस दिन का फुटेज ले लेती है, जो उस दिन कैफेटेरिया में बैठी थी और रॉबिन के वीडियो बना रही थी। उसमें रॉबिन की आवाज को सुनकर ली को पक्का यकीन हो जाता है कि यही आदमी लॉकअप में है, यानी वही रॉबिन। ली तुरंत पुलिस स्टेशन कॉल करके कहता है कि वही रॉबिन है, उसे छोड़िए मत। पर अब पुलिस कहती है वही वाले सवाल कि बिना प्रूफ के हम 24 घंटे से ज्यादा उसे स्टेशन में नहीं रख सकते, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया। लेकिन उन्हें प्रूफ भी भेजा जाता है, तो वो ली को रॉबिन का एड्रेस भेज देते हैं, क्योंकि ली उस जगह के पास ही है। वो कहते हैं कि तुम वहाँ पर पहुंचो, हम अभी निकल रहे हैं। इसी बीच रॉबिन दोस्तों अपने घर पहुंचता है। वहाँ जिम के सारे इक्विपमेंट्स होते हैं। लगता है खूब वर्कआउट करके इसने अपना वेट घटा लिया है। एक ग्लास के पीछे बड़े बॉक्स में बहुत सारा पैसा होता है, जो इसे डोडो ग्रुप के कॉम्पिटिटर ने दिया था। एंड वो बॉक्स को उठाकर वहाँ से भागता है, लेकिन ली की टीम वहाँ पर पहुंच चुकी थी और दोस्तों रोशे सीधे उसको मार के गिरा देती है। ली और जीना एकदम शॉक हो जाते हैं कि ओह, इसमें इतनी ताकत कहाँ से आई। वो नहीं जानते कि रोशे तो एनआईए में थी। इससे पहले कि वो कोई सवाल करते, रोशनी कहती है अरे ये बस मेरी ट्रेनिंग का कमाल है, वैसे फाइटिंग तो कोई भी सीख सकता है, इसमें क्या बड़ी बात है। इस तरह दोस्तों रॉबिन पकड़ा जाता है। दूसरी ओर दिखाते हैं कि आई1 का ओनर डोडो ग्रुप के कॉम्पिटिटर के साथ डीलिंग साइन कर चुका है। और जब ये खबर नाथन को मिलती है तो वो जेजे को कॉल लगाकर खूब चिल्लाता है कि अगर हम ये केस नहीं जीते तो तुम्हारी नौकरी का ही समझो। तुम तो कह रहे थे कि आई1 हमारी होगी, पर वो तो हमारे कॉम्पिटिटर को कंपनी बेच रहा है। जेजे की यहीं धड़कन रुक जाती है और यहाँ कोर्ट में हियरिंग होती है शुरू। अगर आई1 कंपनी डोडो ग्रुप की हो जाती तो शायद वो इनके सपोर्ट में गवाही देते, लेकिन अब वो भी इनके हाथ से निकल चुका था। अब चार्ल्स कहता है कि डोडो ग्रुप ने हमारी कंपनी के पेटेंट्स को चुराकर अपनी कंपनी के फायदे के लिए यूज किया है।
ये रहा प्रूफ, कहकर वो कोर्ट में उस रिपोर्ट को सबमिट करता है जो डोडो ग्रुप के स्टाफ यानी रॉबिन ने पैसों के खातिर चार्ल्स को दिया था। पर जेजे कहता है ये सरासर झूठ है, इन्होंने हमारे स्टाफ रॉबिन को पैसे देकर इस तरह का रिपोर्ट लिखवाया है। हमने इनकी कंपनी के पेटेंट्स नहीं चुराए, हम सब ये समझ रहे थे कि रॉबिन मर चुका है लेकिन वो तो जिंदा है, ये रहा उसका प्रूफ, कहकर वो एक पेन ड्राइव में उसका फुटेज कोर्ट में पेश करता है। चार्ल्स कहता है कि अच्छा वो होगा जिंदा तो इसमें हमें क्या, लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि हमने उसको पैसे देकर ये रिपोर्ट लिखवाई, इस बात का कोई सबूत है आपके पास? जज अब जेजे से कहते हैं कि ये एकदम सही सवाल है, क्या आपके पास उसका प्रूफ है? जेजे बिल्कुल चुप रहता है क्योंकि उसके पास इसका कोई प्रूफ है नहीं। प्रूफ न होने की वजह से जज कॉम्पिटिटर के पक्ष में फैसला सुनाने वाले होते हैं कि तभी एंट्री होती है ली की। वो पुलिस को साथ लाया होता है जिन्होंने रॉबिन को अरेस्ट कर लिया था। वो कोर्ट को बताता है कि यही है रॉबिन, फुटेज में मोटा था लेकिन अब वर्कआउट करके फिट हो गया है। उसको देखकर चार्ल्स के पसीने छूट जाते हैं कि इसे इन लोगों ने पकड़ा कैसे। वेल, यहाँ पर होता है पार्ट 4 का दी एंड। इंतजार कीजिए पार्ट 5 का। और पिछले पार्ट के एंड में हमने देखा कि जब जज ने जेजे से प्रूफ मांगा तो किसी तरह उसे चुप्पी साधनी पड़ी क्योंकि उसके पास प्रूफ नहीं था, और एंड वक्त पर वहाँ ली आया और उसे तब पता चला कि वो गद्दार रॉबिन जिसने डोडो ग्रुप की रिपोर्ट को उनके कॉम्पिटिटर को बेचा था वो पकड़ा गया। तो उसको देखकर चार्ल्स की हालत खराब हो गई थी। इस पार्ट की शुरुआत में दिखाते हैं कि कोर्ट में ली बताता है यही आपको सच बताएगा। रॉबिन के स्टेटमेंट के आधार पर जेजे को भी अपना प्रूफ मिल जाता है क्योंकि रॉबिन के मोबाइल पर चार्ल्स के कॉल करने का प्रूफ होता है। लेकिन अब कहाँ, चार्ल्स कहता है कि अरे ये आप कैसे कह सकते हैं, मैंने उससे किसी और केस के सिलसिले में कॉल किया होगा। लेकिन दोस्तों जेजे जज को रॉबिन का मैसेज दिखाता है जो उसने चार्ल्स को भेजा था कि डोडो ग्रुप के लोग मेरे बारे में पूछताछ शुरू कर चुके हैं, लगता है मैं फंसने वाला हूँ। और चार्ल्स ने रिप्लाई किया होता है कि तुम किसी तरह यहाँ से दूर निकल जाओ, जब सुनवाई पूरी हो जाएगी और इस केस का फैसला हो जाएगा तब हम मिलेंगे। बस दोस्तों ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस साबित हो जाता है। लेकिन रॉबिन कहता है मैंने वो मैसेज भेजा ही नहीं था, जरूर किसी और ने मेरे फोन से भेजा होगा। और उसकी बात पर कहाँ कोई विश्वास करने वाला था। जज भी फैसला सुना देते हैं कि इससे बिल्कुल साफ होता है कि डोडो ग्रुप ने चार्ल्स के क्लाइंट का पेटेंट नहीं चुराया है और इसीलिए हम ये केस डिसमिस कर रहे हैं। आखिर दोस्तों ली की टीम की मेहनत से डोडो ग्रुप ये केस जीत गई और सभी बड़े खुश होते हैं, लेकिन चार्ल्स बड़े गुस्से में बाहर जाता है। अब गार्ड्स रॉबिन को बाहर लाते हैं तो चार्ल्स उसको डांटता है कि तुम पर भरोसा करके मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी। रॉबिन कहता है लेकिन पर सच में मैंने वो मैसेज भेजा ही नहीं था। यहाँ दोस्तों जेजे ली को शाबाशी देता है कि अगर तुम ना होते तो हम ये केस जीत ही नहीं पाते। वैसे रॉबिन तो कह रहा था कि उसने मैसेज नहीं भेजा, तो क्या तुमने उसके फोन से चार्ल्स को मैसेज किया? हाँ, ली स्माइल करके चला जाता है दोस्तों। तो फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि ली ने पुलिस स्टेशन से रॉबिन के फोन की कॉल हिस्ट्री ले ली थी। उसने सारे नंबर्स को मैसेज किया था कि डोडो ग्रुप के लोग मेरे बारे में पूछ रहे हैं, लगता है मैं फंस जाऊंगा। लेकिन सिर्फ एक ही नंबर से रिप्लाई आया और वो था चार्ल्स का नंबर। ली ने दोस्तों अपनी इस चाल की बदौलत डोडो ग्रुप को ये केस जितवा दिया था। उसकी समझदारी देखकर जेजे भी बड़ा इंप्रेस हो जाता है। इतने में नाथन उसे कॉल करके कहता है कि मैं तुरंत उस ली से मिलना चाहता हूँ, उसे मेरे पास लेकर आओ। जेजे ली को वहाँ लेकर चला जाता है। वो तो ली की बहुत प्रशंसा करने लगता है कि आज कोर्ट में तुमने जो कमाल का काम किया उसके बदले में तुम्हारे लिए जितना करूँ उतना कम है। तुम्हारी वजह से डोडो ग्रुप बड़ी मुसीबत से बच गया है। पर ली को उस पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि इसी के कहने पर जेजे ने ली के पेरेंट्स को खत्म किया था और ली को भी खत्म करने वाला था। लेकिन ली यहाँ पर अपना गुस्सा दिखाता नहीं और मन ही मन सोच लेता है कि तेरे लिए तो मैं बहुत बड़ा गड्ढा खोद रहा हूँ। अब नाथन जेजे को डांटने लगता है कि तुम इतने बड़े लॉयर होकर जो काम नहीं कर पाए वो ली ने कर दिखाया। पर ली कहता है सर जेजे ने हमें बहुत एनकरेज किया है और उनकी मोटिवेशन की वजह से ही हमें सब कुछ कर पाए हैं। ली ऐसा कहेगा ये तो जेजे ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो सोच में पड़ जाता है कि मैंने कब इसको एनकरेज किया भाई। उसे दोस्तों अब ली पर शक होने लग जाता है कि ये मेरी तरफदारी क्यों कर रहा है। वो ली को अकेले में बुलाकर पूछता है कि सच बताओ तुम हो कौन और तुम्हारा मकसद क्या है। मैंने जो तुम्हारे साथ ट्रेनिंग में किया उसके लिए तो तुम्हें मुझसे गुस्सा होना चाहिए। दोस्तों ली भी एक कहानी बुनने लगता है कि जब मैं यंग था तब से मेरी आशा थी कि मैं डोडो ग्रुप के लिए काम करूं, यहीं पर अपना फ्यूचर बनाऊं, खासकर अपनी छत्र छाया में। जेजे को भी उस पर विश्वास हो जाता है और ली को जाने देता है। और अब कॉन्फ्रेंस रूम में इनके फाइनल रिजल्ट्स दिखाए जाते हैं। उसमें ली ऑब्वियसली फर्स्ट रैंक पर होता है और जीना सेकंड रैंक पे। इनके अलावा 6 और लोग सिलेक्ट हुए हैं। इसमें एंड्रयू को मिली होती है 4th रैंक और शेरिल 8th रैंक पर होती है। जेजे कहता है कि 40 कैंडिडेट्स में सिर्फ ये 8 लोग आगे की ट्रेनिंग के लिए निकल जाएंगे और वो ट्रेनिंग चाइना में होगी। यह सुनकर वो बड़े खुश होते हैं कि चलो चाइना जाने का मौका मिलेगा। रोशी ली को देखती है तो ली भी उसको देखता है, लेकिन तब वो उठकर चली जाती है। और अगले सीन में वो ट्रेडमिल पर भाग रही होती है तो उसका वही साथी आकर पूछता है कि सब कुछ कैसा चल रहा है। रोशी कहती है कि मैंने तुम्हें ली के बारे में पता लगाने के लिए कहा था, उसका क्या हुआ? वो भी कह देता है कि तुम्हें उस पर इतना शक क्यों है? रोशी कहती है उसका रंग ढंग मुझे बड़ा अजीब लगता है, मुझे जानना है कि वो असल में है कौन। वो हर काम को एक प्रोफेशनल की तरह करता है और लगता ही नहीं कि ये उसका पहला जॉब है। यहाँ एंड्रयू और जेजे एक बार में मिलते हैं। एंड्रयू बहुत परेशान होता है तो जेजे उसे हिम्मत देता है कि देखिए आने वाले पड़ाव में तुम ही जीतोगे, फिक्र मत करो।
एंड्रयू कहता है ली मेरे रास्ते का पत्थर बन गया है, मैं उसे कुचल के रहूंगा। तो अगले सीन में मोजो, उसके असिस्टेंट ली, जिना, एंड्रयू, रोशी, शेरल और उनके अलावा 3 और कैंडिडेट्स की ट्रेनिंग के लिए ये सभी चाइना आते हैं। उन्हें एक बहुत बड़े लग्जरी होटल में ले जाया जाता है जहाँ मोजो बताता है कि कल सुबह ट्रेनिंग शुरू होगी, तब तक तुम लोग अपने कमरों में आराम कर लेना। और हाँ, एक कमरे में 2 लोगों को ही रहना होगा। जीना और रोशी को एक रूम दिया जाता है, शेरिल और चश्मा पहनी हुई लड़की को एक रूम, बाकी 2 लड़कों को एक रूम दिया जाता है और ली और एंड्रयू को एक कमरे में रहना होगा। पर एंड्रयू कहता है मैं तो इसके साथ नहीं रहूंगा। इस पर शेरिल कहती है अगर एंड्रयू को ली के साथ नहीं रहना तो मैं उसके साथ रह सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोजो को गुस्सा आ जाता है और वो डांटता है तुम लोग यहाँ पर पिकनिक मनाने आए हो क्या? जैसा कहा जाए वैसा करो चुपचाप, वरना चले जाओ घर वापस। सब घबराकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं दोस्तों। जिना अपने बड़े कमरे को खिड़की से देखते हुए सिटी के दृश्य को और फिर अपने बेड को, हर चीज को बहुत एंजॉय कर रही होती है। ये उसका सपना था कि वो ऐसे बड़े शहर में एक अच्छी लाइफ जिए। वो हर चीज की तारीफ करने लगती है, लेकिन रोशी वो उसको डांट देती है कि ज्यादा चबड़ चबड़ मत करो, क्या तुमने सब कुछ पहली बार देखा है? सो जाओ चुपचाप। जिना भी कह देती ठीक है मालकिन, सो जाती हूँ। यहाँ तो ली और एंड्रयू एक दूसरे का मुंह तक नहीं देखते। एंड्रयू कहता है लाइट ऑफ करो, मुझे नींद आ रही है, और ली कहते हैं अंधेरे में मुझे नींद नहीं आती, और गुस्से में एंड्रयू लाइट ऑफ कर देता है दोस्तों। कुछ देर के बाद ली फिर से लाइट ऑन कर देता है और फिर क्या, इनका झगड़ा होता है शुरू। जैसे तैसे दोनों सो ही जाते हैं। सुबह होती है तो ये सीन होता है, देखिए दोनों चौंक कर उठते हैं। एंड्रयू कहता है छी 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 छी, मैं तुमसे लिपट कर कैसे सो गया? ली भी अपने हिस्से का चिल्लाता है कि मेरी चॉइस इतनी घटिया तो नहीं हो सकती। यहाँ सीन होता है कट और ट्रेनिंग होती है शुरू, वो भी बीच पर दोस्तों। सभी भाग भाग कर थक जाते हैं और कहते हैं कि सर आज की ट्रेनिंग खत्म हुई ना, कल तो छुट्टी है। मोजो कहता है कि कल छुट्टी है, तुम लोग कल एंजॉय कर सकते हो। सबके तो दोस्तों जैसे पर निकल आते हैं कि वाह कल छुट्टी है। अगले दिन वो वाटर पार्क में खूब एंजॉय करते हैं। इतने दिन की कठिन ट्रेनिंग के बाद छुट्टी मिली है तो सभी अपने अपने तरीके से मजा लेते हैं। यहाँ से अगले दिन इन्हें आगे की ट्रेनिंग के बारे में बताया जाता है। मोजो बताता है कि इस शहर में बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जिन्हें तुम्हें हमारे कुछ प्रोडक्ट्स को बेचने होंगे, इसलिए तुम्हें उन बिजनेसमैन को हमारे प्रोडक्ट्स की ओर आकर्षित करना है, समझे? और इस काम के लिए तुम्हें डांस सीखना होगा। ये सब कुछ सुनकर तो लोग चौंक जाते हैं कि भाई ये कैसा काम है। और अब चारों लड़कियों को कार्ड्स दिए जाते हैं ताकि वो अपने डांस पार्टनर को सिलेक्ट कर पाए। पहले जना की बारी आती है तो वो ली को देखती है और वो तो आंखों से इशारा करता है कि प्लीज मेरी माँ, गलती से भी मुझे मत चुनना। एंड्रयू भी मुंह मोड़ लेता है कि प्लीज मुझे सिलेक्ट मत करना, पर जिना तो ली को ही सिलेक्ट करती है। नेक्स्ट ग्रुप को एक कॉल आता है और एक स्टाफ अटेंड करता है। वो चौंक कर कहता है क्या नकली मेडिसिन? और फिर टीवी पर न्यूज आता है कि कोरिया में नकली मेडिसिन की एंट्री की वजह से डोडो ग्रुप की फार्मेसी का बहुत नुकसान हो रहा है और स्टॉक मार्केट में उसकी पोजीशन गिर रही है। डोडो ग्रुप का चेयरमैन मीटिंग बुलाता है और टेंशन में होता है कि कौन इस तरह के नकली मेडिसिन यहाँ बेच रहा है और हमारा नाम खराब कर रहा है। नाथन भी कह देता है कि डोंट वरी पापा, मैं जल्द ही पता लगा लूंगा। चेयरमैन तो गुस्सा करता है कि तुम अगर सच में कुछ उखाड़ पाते तो क्या अब तक पता नहीं लगा पाते तुम उसका? इतने में जे जाकर कहता है मैंने पता लगा लिया है, उसका नाम माइकल है जो इस तरह के नकली मेडिसिन बनाने में एक्सपर्ट है। असल में चाइना की सरकार भी उसे इसी सिलसिले में ढूंढ रही है। चेयरमैन कहता है तो तुम उसका पता लगाओ और उसे तुरंत अरेस्ट करवाओ। वैसे ली की टीम अभी वही ट्रेनिंग के लिए गई है ना, वो टीम बहुत ही काबिल है और अगर जरूरत पड़े तो उनकी मदद ले लो। यहाँ पर मोजो उनको बताता है कि डोडो ग्रुप को फिर से तुम्हारी जरूरत है। ये एक नया टास्क होगा जिसमें तुम्हें माइकल नाम के आदमी का पता लगाना है। असल में ये डोडो ग्रुप के मेडिसिन की तरह नकली मेडिसिन बनाकर मार्केट में बेच रहा है। नकली मेडिसिन किसकी कंपनी को हमें पता लगाना है और उसे तुरंत अरेस्ट भी करवाना है। और उसे पकड़ना इतना आसान नहीं है क्योंकि उसके इर्द गिर्द हमेशा गार्ड्स होते हैं और वो बहुत ही काबिल फाइटर भी हैं। तो सर हम उसे पकड़ेंगे कैसे? मोजो बताता है कि इसके 2 तरीके हैं। एक तो वो अपनी टाई में एक पिन रखता है, हमने उसी तरह के 2 पिन्स बनाए हैं जिसमें कैमरा है। अगर हम किसी तरह इस पिन को उसके टाई में फिक्स कर पाएं तो हम उसके हर मूव को जान पाएंगे और उसके नकली कंपनी का पता भी लगा लेंगे। एक पिन जिना के पास होगा और दूसरा होगा रोशी के पास। तुम दोनों को उसके टाई में इसको फिक्स करने की कोशिश करनी है। अगर वो प्लान फेल हुआ तो हम दूसरा तरीका अपनाएंगे। हर हफ्ते माइकल एक गेम खेलने जाता है। अगर उस गेम में तुमने उसको हरा दिया तो वो तुम्हारे साथ मिंगल होगा और तुम उसके बारे में आराम से फिर जान पाओगे। फिर उसे पुलिस में पकड़वाने में हमें काफी आसानी होगी। लियो और एंड्रयू वो गेम खेलना जानते हैं तो ये टास्क इन दोनों को दिया जाता है। अगले सीन में ये लोग एक पार्टी के लिए होते हैं तैयार जिसमें माइकल भी आने वाला है। इन्हें पार्टी के दौरान माइकल के टाई का पिन निकाल कर वो कैमरे वाला पिन लगाना है। सबने बहुत बढ़िया ड्रेस पहना हो, उसका स्लीव फाड़ देता है और नीचे गाउन भी फाड़ देता है। जिना चिल्लाती है अरे ये क्या कर रहे हो तुम, वस्त्र हरण करोगे क्या मेरा? अरे मुंह बंद करो और आईने में देखो, कहकर ली उसको आईना दिखाता है। तब जाकर जिना को तसल्ली होती है कि हाँ अब मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। और ये भूतनी की तरह मेकअप क्यों किया है तुमने, थोड़ा कम करो इसको, कहकर वो उसका मेकअप निकालता है तो जिना को थोड़ा अजीब फीलिंग होती है। ये सारा एडजस्टमेंट करके जब जिना बाहर आती है तो सभी दंग रह जाते हैं। एंड्रयू को तो विश्वास ही नहीं होता कि ये अचानक इतनी खूबसूरत कैसे बन गई। तब मोजो उसे समझाता है कि इस पार्टी में डांस भी होगा और माइकल भी तुम्हारे साथ डांस करेगा।
और तब तुम्हें उसके टाई का पिन बदलना है। यहाँ नेल को दिखाते हैं जो जेजे और अपनी बेटी किमी के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। वो बताता है कि मेरी पार्टी में एक एमएलए हार्ट अटैक की वजह से मर गया, अब उसकी पोजीशन के लिए मुझे एक विश्वसनीय एमएलए की जरूरत है। किमी कहती है इसमें परेशान होने की क्या बात है पापा, मैं उस पोस्ट के लिए खड़ी हो जाऊंगी आराम से। वैसे तो मैं एक प्रोफेसर रह चुकी हूँ और मुझे भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, और अगर मैं एमएलए बन गई तो आपका फायदा ही फायदा होगा। दोस्तों जेजे को भी ये आइडिया अच्छा लगता है कि अगर मेरी वाइफ पॉलिटिशियन बन गई तो मुझे फायदा ही फायदा होगा। नेल को भी ये बात ठीक लगती है, लेकिन तब उसका चेयरमैन का कॉल आता है कि जल्दी मेरे घर पर आओ। नेल और किमी तुरंत वहाँ पर जाते हैं। किमी चेयरमैन की वाइफ के साथ बात करने लगती है तो नेल चेयरमैन से मिलने जाता है, पर वहाँ चेयरमैन तो अपोजिशन के एक पॉलिटिशियन से बात कर रहा होता है जिसका नाम है पॉल, और ये नेल को अच्छा नहीं लगता। उसके जाने के बाद चेयरमैन नेल को बुलाता है और कहता है तुम्हारा एक एमएलए मर चुका है, वो पोस्ट खाली है तो तुम पॉल के बेटे को पोस्ट दे दो। कुछ दिन के बाद मेरी बेटी विदेश से वापस आ जाएगी और मैं उसकी शादी पॉल के बेटे से करवाना चाहता हूँ। ये सुनकर नेल तो चौंक जाता है, पर वो चेयरमैन को सीधे मुंह कह देता है कि असल में मैं वो पोजीशन अपनी बेटी को देना चाहता था, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो मुझे मजबूरन वो पोस्ट पॉल के बेटे को देनी पड़ेगी, क्योंकि मैं आपकी बात को टाल नहीं सकता। वैसे आप तो जानती हैं कि मुझे पॉल से कितनी चिढ़ है। ये कहकर वो चला जाता है। उसके जाने के बाद चेयरमैन अकड़ कर कहता है कि मुझसे ज्यादा जबान लड़ा रहा है ये, मैंने इसे इस पोजीशन पर पहुंचाया, खैर कम से कम मेरी बात तो मान ही ली इसने। अब चेयरमैन का पीए बाहर आता है और चेयरमैन की वाइफ और किमी के बीच हो रही बातों को सुनने लग जाता है। चेयरमैन की वाइफ बताती है मेरा हस्बैंड का एक लड़की के साथ अफेयर था जो डोडो ग्रुप में काम करती थी, यहाँ तक कि वो लड़की प्रेग्नेंट भी हो गई। मुझे ये बात पता चली तो मैंने उसे कंपनी से निकाल दिया। मेरे हस्बैंड नहीं जानते कि जब मैंने उसे कंपनी से निकाला तो वो प्रेग्नेंट थी, फिर वो अमेरिका चली गई और वहाँ उसका बच्चा पैदा हुआ। मैंने जेजे से कहकर उस औरत को और उसके बच्चे को रास्ते से हटाने को कहा था और जेजे ने मेरे लिए वो काम भी किया था। असल में दोस्तों ये लोग एंड्रयू और उसकी माँ की बात कर रही हैं। ये सुनकर तो किमी शॉक हो जाती है और पूछती है कि अगर चेयरमैन को पता चल जाता है कि वो प्रेग्नेंट थी तो शायद वो उसे कभी जाने नहीं देते। चेयरमैन की वाइफ कहती है हाँ अगर वो यहाँ पर होती तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती, अच्छा हुआ मैंने उसको भगाई दिया। बस दोस्तों ये सारी बातें पीए सुन लेता है और वो सोच लेता है कि चेयरमैन का एक और बेटा भी है और वो अमेरिका की सड़कों पर लावारिस भटक रहा होगा। यहाँ पार्टी में सभी एंजॉय कर रहे होते हैं और इसे मोजो और उसकी असिस्टेंट कैमरे के जरिए लाइव देख रहे होते हैं। शेरिल और उसके पार्टनर को वेटर्स का काम दिया जाता है। शेरिल कहती है उन लोगों को शानदार पार्टी ड्रेस दिया और हमें देखो वेटर्स का काम पकड़ा दिया, ये तो गलत बात है यार। मोजो कहता है देखो कैमरा रिकॉर्डिंग में तुम्हारी आवाजें भी सुनाई दे रही है, चुपचाप जो काम दिया है वो करो वरना अभी निकल जाओ वहाँ से। अरे नहीं सर मैं तो मजाक कर रही थी, कहकर वो काम पे लगी रहती है। तब माइकल अपनी कार में आता है और उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड होती है। डांस होता है शुरू। माइकल रोशी के साथ डांस करता है और इंग्लिश में कहता है तुम काफी अच्छा डांस कर लेती हो। और रोशी जो कि एनआईए में थी वो कई लैंग्वेजेस जानती है और वो भी इंग्लिश में काफी अच्छा बोल लेती है। डांस के दौरान रोशी अपना हाथ उसकी टाई के पास लेकर जाती है, लेकिन तब माइकल को कोई मैसेज आता है और वो चला जाता है। इसी वजह से रोशी उस पिन को लगाने में सफल नहीं हुई थी। कुछ देर के बाद वो लौट कर जिना के साथ डांस करता है। वो कहता है वाह तुम तो सच में बहुत सुंदर हो। जिना की समझ में नहीं आता कि वो क्या कहे, तो माइकल पूछता है तुम जिसके साथ यहाँ पर आई थी क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? जिना कहती नहीं सिर्फ फ्रेंड है। अब जिना पूछती तुम्हारे साथ क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड आई है? वो कहता है हाँ वो मेरी गर्लफ्रेंड है, पर अगर तुम चाहो तो मैं उसे छोड़ भी सकता हूँ। आज रात मुझसे अकेले में मिलोगी तो मैं तुम्हें अपनी नई गर्लफ्रेंड बना लूंगा। कहकर वो जिना को अपने कमरे का नंबर बताता है, पर जिना गलती से उसके शूज पर चढ़ जाती है क्योंकि उसको ठीक से डांस करना नहीं आता। वो पूछता है अरे तुम इतनी नर्वस क्यों हो? जिना कहती है असल में मुझे उतना अच्छा डांस करना नहीं आता इसीलिए। वो भी कह देता है कोई बात नहीं, अगर तुम चाहो तो मेरे कमरे में आ सकती हो। कहकर वो अपने कमरे का नंबर बता कर चला जाता है। जिना भी पिन रखने में सफल नहीं हुई, पर वो फैसला करती है कि अकेले माइकल के कमरे में जाएगी और ये काम पूरा करेगी। लेकिन ली चिल्ला देता है कि तुम पागल तो नहीं होगी क्या? जानती भी हो वो कितना खतरनाक आदमी है, अगर उसने कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो? और जिना कहती है देखो मेरे पास कोई दूसरा रास्ता तो है नहीं, मुझे किसी तरह इस ट्रेनिंग में टॉप करके डोडो ग्रुप में नौकरी करनी है। कहकर वो चली जाती है और माइकल के कमरे का बैल भी बजा देती है। दरवाजा खुलता है। जिना को देखकर बड़ा खुश होता है। वो उसे अंदर ले जाकर कोई ड्रिंक देता है। जिना तो उसे झट से मुंह में डालकर ग्लास खाली कर लेती है। माइकल देखता रह जाता है कि ये तो चीयर्स करने के लिए भी रुकी नहीं। तब जिना को लगता है कि ओह ये मैंने क्या कर दिया। वो थोड़ा और ड्रिंक डालकर कहती है अब मैं ठीक से पीऊंगी। कहकर वो धीरे धीरे सिप करके पीने लगती है। दोस्तों माइकल को उसका बिहेवियर थोड़ा अजीब लगता है। फिर वो जिना के पास आने की कोशिश करता है और जिना उससे दूर हट जाती है। यहाँ मोजो टेंशन में होता है कि ये लड़की क्या कर रही है, अगर उसे कुछ हो गया तो कौन जवाबदारी होगा। अब हमें किसी भी तरह वहाँ जाकर जिना को बचाना है, किसी को वेटर बनकर वहाँ पर जाना होगा। ली जाने के लिए तैयार होता है, लेकिन तब एंड्रयू कहता है मैं भी जाऊंगा। दोनों वेटर के ड्रेस में वहाँ जाते हैं। वहाँ माइकल जिना के बहुत करीब आ जाता है और अब सोफे में जिना के खिसकने की जगह नहीं होती। वो कहता है तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? जिना कहती है मुझे इन चीजों की आदत नहीं है ना, इसीलिए। कहते कहते वो माइकल पर ड्रिंक गिरा देती है। माइकल कहता है तुम नहा लो, तुम्हारी नर्वसनेस खत्म हो जाएगी। जिना कहती है पर ड्रिंक तो तुम पर गिरा है ना, तुम नहा कर आ जाओ। ये भी ठीक है। कहकर वो अपनी टाई से पिन निकाल कर नहाने जाता है।
इतने में डोरबेल बजती है। जिना टेंशन में हो जाती है कि पिन चेंज करने का अच्छा मौका मिला था, अब कौन ससुर आ गया। वो माइकल से कहती है तुम नहा लो, मैं देखती हूँ दरवाजे पे कौन है। दरवाजे पे ली और एंड्री को देखकर जिना घबरा जाती है कि अब क्या होगा। तब माइकल दरवाजे के पास आने लग जाता है और पूछता है क्यों आए हो तुम लोग। और यहीं पर हो जाता है दोस्तों